हमारे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर आपको कई सारी जगहों पर धूल ही धूल दिखाई देगी। और IQ एयर के 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है और दुनिया के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में भारत का 63वां नंबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। चीन और अमेरिका तो भारत से कई गुना ज़्यादा हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और चाइना और अमेरिका दोनों देश मिल करके ही दुनिया का लगभग 45% CO2 और अन्य जहरीली हवाओं का उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन दोनों देशों में जाएंगे तो उनके शहर आपको एकदम क्लीन दिखेंगे और वहाँ पर आपको धूल दिखेगी ही नहीं। और इसी तरीके से आपको इंग्लिश कंट्रीज़ और बाकी विकसित देश भी दिखेंगे जहाँ पर बहुत सारे कारखाने और इंडस्ट्रीज़ हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर को पैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके शहर आपको क्लीन दिखेंगे। लेकिन इन देशों से कम पॉल्यूशन फैलाने के बावजूद भी भारत में इतनी ज़्यादा धूल डस्ट क्यों है, जबकि विदेश में आपको सारे एरिया एकदम क्लीन और डस्ट फ्री दिखते हैं? तो इसके पीछे कई रीज़न हैं, जैसे कि हमारी रोड का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हमारी सोच और मौसम। वैसे आपको लग रहा होगा कि हमारी थिंकिंग से डस्ट का क्या लेना देना, तो इस पॉइंट पर मैं आगे आऊँगा। लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि जो हमारे यहाँ डस्ट है वो मेनली क्या चीज़ है। तो जो हमारे यहाँ डस्ट है उसमें सबसे बड़ी मात्रा में मिट्टी होती है, जो कि हवा की वजह से हमारे सराउंडिंग में उड़ करके आ जाती है। और हाँ, इसमें थोड़ी मात्रा में गाड़ियों की पॉल्यूटेड एयर भी होती है। वैसे मिट्टी हमारे धरती की लाइफ लाइन है और यह लगभग सभी जगहों पर है और इसके बिना हमारी लाइफ भी संभव नहीं है। लेकिन हमारी नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि मिट्टी जनरली उड़ करके हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, क्योंकि नेचर ने उसके साथ पेड़ भी बनाए हैं जो कि मिट्टी को कटान को रोकते हैं, और उसके साथ घास और खरपतवार भी बनाए हैं जो कि मिट्टी की ऊपरी लेयर को बांध करके रखते हैं और उसे हवा से उड़ने नहीं देते। तो अब आते हैं उन रीजन्स पे जिनकी वजह से हमारे भारत में इतना धूल डस्ट है। तो उनमें सबसे पहला रीज़न है हमारे यहाँ की रोड। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो नेशनल हाईवे या RCC वाले जो भी रोड होते हैं वहाँ पर आपको धूल नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्टेट हाईवे या बिटुमिनस वाले रोड होते हैं जिसे डामर रोड कहते हैं, उन रोड में काफ़ी ज़्यादा धूल होती है। तो उसके पीछे रीज़न यह है कि हमारे यहाँ जो डामर वाली रोड होती है उनमें से मैक्सिमम रोड्स की चौड़ाई होती है वो ट्रैफिक के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होती, और ऐसे रोड के किनारे का जो साइड का एरिया होता है वो भी पक्का नहीं होता और वो जनरली मिट्टी ही होती है। तो ऐसे में जब सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है और उसी समय कोई दूसरी गाड़ी उसे ओवरटेक कर रही होती है, तो उस सिचुएशन में से इन तीनों में से किसी एक गाड़ी को सड़क से थोड़ा उतरना पड़ता है, यानी कि अपनी गाड़ी को लोगों को थोड़ी सी सड़क के बाहर चलानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से रोड के साइड वाले एरिया भी ऐसे पैसे इस्तेमाल होने लगते हैं। वैसे आपने यह चीज़ गांवों या फिर जंगलों में देखी होगी कि एक बार जिस रास्ते से लोग आने जाने लगते हैं तो उस रास्ते में कोई भी पेड़ या फिर घास नहीं उगती और वह एरिया पगडंडी की तरह लगने लगता है। तो ठीक इसी तरीके से रोड के किनारे भी होता है। जब गाड़ियाँ, बाइक्स या पैदल लोग सड़क के किनारे चलने लगते हैं तो सड़क के किनारे वाले एरिया में कोई भी घास नहीं उगती, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी जल्दी ड्राई आउट हो जाती है और हवा से उड़ने लगती है। वहीं नेशनल हाईवेज़ में रोड की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रोड छोड़ करके नहीं चलती, जिस वजह से रोड के किनारे मिट्टी वाले एरिया में घास उगाती है और इसलिए हाईवेज़ में धूल नहीं उड़ती। वहीं अब शहरों में भी रोड के किनारे को सीमेंट की ईंटों से पक्का किया जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल ढक जा रही है और डस्ट नहीं बन रही है। अब डस्ट की दूसरी वजह है कंस्ट्रक्शन। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर लैंड ओपन हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी होती है, तो उस वजह से वहाँ पर कोई भी घास नहीं उग पाती, इसलिए सॉइल की जो ऊपरी लेयर पूरी तरीके से सूख करके डस्ट में बदल जाती है। वैसे बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन नेट लगाए जाते हैं जिससे धूल कंस्ट्रक्शन वाली एरिया के बाहर न जाए, लेकिन छोटे शहरों में कोई इतना खर्चा नहीं करता, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वाले एरिया के आस पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है।
अब इसके बाद डस्ट के लिए जिम्मेदार हमारी सोच भी है। मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ तो रोड के आसपास के एरिया और घरों को काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ, और मैंने एक चीज़ देखी कि लोग अपने घर के आसपास के एरिया को काफ़ी क्लीन रखते हैं और घर के बाहर रोज़ झाड़ू लगाते हैं और साफ सफाई भी करते हैं, और वहाँ पर घास और बाकी खरपतवार माने जाने वाले प्लांट्स को उगने नहीं देते, जिसकी वजह से घर के आसपास के एरिया की मिट्टी के ऊपर का एरिया एकदम क्लीन हो जाता है और गर्मी में यही मिट्टी का सरफेस सूख करके धूल की तरह उड़ने लगता है। वैसे घरों के सामने घास न उगने देने के पीछे भी कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि उस घास में कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के ना बैठ जाए, या फिर बारिश में उसमें चलने से पैर गंदे ना हो जाए। और अगर घास है तो उसकी समय समय पर छटाई भी करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम की वजह से बचने के लिए लोग घास को अवॉइड करते हैं और एरिया को क्लीन रखते हैं। लेकिन उसकी वजह से मिट्टी डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आ जाती है और डस्ट बन जाती है। वैसे जो लोग इस बात से अवेयर होते हैं और उन्हें इसकी नॉलेज होती है, तो वह अपने घर के आसपास में ग्रास लैंड ज़रूर बनाते हैं और उसे मेंटेन भी रखते हैं, क्योंकि एक तो यह देखने में बहुत अच्छा लगता है और दूसरा यह कि मिट्टी को डस्ट बनने से ये बचाता है और आप इसमें आराम से बैठ भी सकते हैं। मैं पहले जब गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था तो वहाँ भी रोड के दोनों साइड के एरिया में घास लगी हुई थी, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी, और वह हमारे खेलने के लिए भी एक एरिया हो जाता था। और जो उस एरिया में कुछ आवारा पशु भी थे, उन्हें खाने की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि रोड के साइड काफ़ी घास मौजूद थी। वैसे लोग सोचते हैं कि घर के लॉन या फिर सामने के लिए जो टर्फ या फिर दूसरी डेकोरेटिव ग्रास बेड होती है वही अच्छी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे एरिया में नॉर्मल दूब वाली घास होती है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रास बेड बनती है, और आपके शहरों के बीच में चौराहों में जो छोटे छोटे ग्रीन आइलैंड बने होते हैं या फिर जो पार्क होते हैं उनमें यह दूब वाली ही घास लगी होती है, और इनमें बैठने और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, और इसे ज़्यादा मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए गर्मियों में पाइप से पानी का छिड़काव करना होता है, और जब यह ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इसकी थोड़ी कटाई छटाई भी करनी पड़ती है। लेकिन घास की वजह से मिट्टी की ऊपरी लेयर बंधी रहती है और उस एरिया में धूल नहीं होती, जो कि ये घास का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब मेरे हिसाब से भारत में धूल होने का आखिरी रीज़न यह है कि हमारे यहाँ पर बाकी इंग्लिश देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जिसकी वजह से मिट्टी और उसके साथ छोटे पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, और जिस जगह पर पेड़ या फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं होता वहाँ की मिट्टी जल्दी ही धूल में बदल जाती है और हवा की वजह से एटमॉस्फेयर में उड़ने लगती है। वैसे आपने यह चीज़ ध्यान दी होगी कि बारिश में इतनी धूल नहीं होती, क्योंकि बारिश से मिट्टी बैठ जाती है और वह आपस में चिपक जाती है, जिससे वह उड़ती नहीं है। लेकिन गर्मियों में मिट्टी को बांधे रखने के लिए पानी नहीं होता, और धूप की वजह से मिट्टी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल में टूट जाती है, इसलिए हमें गर्मियों में ज़्यादा धूल दिखाई देती है। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, और भारत में धूल के और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, और उनमें से अगर आपको कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज का यह वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।